नमस्कार। चलिए आप लोगों को मैं आज जैव अणु के बारे में बताऊंगा तथा उससे संबंधित आप लोगों को विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ जो मैंने कलेक्ट किए हैं प्रश्न उसके बारे में बताऊंगा तथा उसके उत्तर को समझाऊंगा भी। तो पहले समझते हैं ये जैव अणु होते क्या चीज़ है। जैव अणु जितने भी सजीव होते हैं उन सजीवों के शरीर में अकार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं। तो जो कार्बनिक अणु होते हैं उन्हें जैव अणु कहा जाता है। और ये कार्बनिक अणु होते क्या चीज़ है? लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जैव अणु कहलाते हैं। और इन्हीं जैव अणुओं की सहायता से जो सजीवों का जो शरीर होता है वो सुचारू रूप से चलता है और उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता। और यदि इसमें से किसी का मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए तो जो शरीर की जो क्रिया है, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो व्यवधान उत्पन्न करती हैं। तो चलते हैं सबसे पहला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था। जब भी हम जैव अणु का अध्ययन करेंगे तो उसमें जैव अणुओं का अध्ययन करने के लिए उसको देखना जरूरी है। तो देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है और सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का उपयोग रॉबर्ट हुक ने किया था और उसके द्वारा उन्होंने कोशिका का खोज किया था। उसके बाद जो कोशिका का खोज हुआ उसके बाद फिर सूक्ष्मदर्शियों का आविष्कार होता चला गया और छोटी से छोटी चीज़ों को देखने के लिए अनेक प्रकार के सूक्ष्मदर्शियों का आविष्कार हो, जिसमें से प्रमुख सूक्ष्मदर्शी है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था नॉल और रस्क ने किया था। तो याद रखिए, नॉल और रस्क ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। इसमें देखिए डी ऑप्शन भी दिख रहा है। तो ये स्लाइडेन और स्वान, इसके बारे में बता देता हूँ स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था। तो स्लाइडेन और स्वान जो है ना कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। स्लाइडेन ने पादप के लिए कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा स्वान ने जंतु के लिए कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे प्रश्नों में कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था और जंतु के लिए किसने दिया था और पादप के लिए किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था और जंतु के लिए स्वान ने दिया और पादप के लिए स्लाइडेन ने दिया था। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हमारा जो प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज नॉल और रस्क ने किया था, वो भी कौन से सन में? 1932 में इसका खोज किया था। अगला देखते हैं, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसमें देखिए नहीं कौन सा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बाकी तो कार्बोहाइड्रेट होंगे। तो देखिए पहले कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? मंड तो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो ये सब इसके उत्तर नहीं है, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मिथियोनिन। मिथियोनिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जो मानव में पाया जाता है। और जब छोटे बच्चे रहते तो छोटे बच्चे में भी दो प्रकार का विशेष अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो ये एक अमीनो अम्ल है मिथियोनिन। अगला है, निम्न में से कौन सा आरएनए में होता है किंतु डीएनए में नहीं होता। अब देखते हैं डीएनए में होता क्या चीज़ है। डीएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, क्या क्या होता है डीएनए में? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो बचा कौन? यहाँ पे यूरेसिल दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? यूरेसिल। आरएनए में यूरेसिल होता है किंतु डीएनए में नहीं होता। ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन क्या चीज़ है? एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन प्यूरिन कहलाते हैं तथा साइटोसिन और थाइमिन पिरिमिडिन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन बेस कहलाता है, साइटोसिन और थाइमिन पिरिमिडिन बेस कहलाता है। एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से तथा थाइमिन को टी से दर्शाया जाता है। एडेनिन का संबंध थाइमिन से होता है और ग्वानिन का संबंध साइटोसिन से होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है फोटोसिंथेसिस के समय उपयोग किया जाता है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के समय इस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। और इस एंजाइम में खनिज तत्व कौन सा होता है? तो खनिज तत्व होता है इसमें लोहा और तांबा। मनुष्य की आंख की विवेदन क्षमता होती है। समझिए विवेदन क्षमता क्या होती है ना। पहले ये समझ लीजिए कि विवेदन क्षमता क्या होता है। विवेदन क्षमता का मतलब होता है कि दो बिंदुओं को, ये जो दो बिंदु हैं मतलब जितने पास पास रहेंगे उन दो बिंदुओं को अलग से स्पष्ट रूप से देख लेने की क्षमता ही विभेदन क्षमता कहलाता है। और ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है ना। तो मनुष्य की आंखों की विभेदन क्षमता कितनी होती है? 100 माइक्रोन। माइक्रोन को इस प्रकार से लिखा जाता है, ये माइक्रोन कहलाता है। और माइक्रोन का मान होता है 10⁻⁶ है ना, ये होता है। तो मनुष्य की आंख की विभेदन क्षमता कितनी होती है? 100 माइक्रोन के बराबर होती है।
प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। याद रखिएगा, सर्वप्रथम प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। तो ब्लोर ने क्या किया था? लिपिड। किसका, कौन से शब्द का प्रयोग किया था? लिपिड का, है ना। और कुहने ने एंजाइम, याद रखिएगा, एंजाइम, ठीक है। और ग्रिफिथ जो है, ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी पर आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, दोनों ही स्ट्रेन पर बहुत सारे प्रयोग किए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कोशिका के उपापचय क्रिया का अध्ययन करने के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग करने की विधि है। ठीक है, कोशिका के जो उपापचय होते हैं उस उपापचय में बहुत ही कम मात्रा में तत्व भी भाग लेते हैं, और उन तत्वों के जगह उसके समस्थानिक तत्व का उपयोग करना क्या कहलाता है? ऑटो रेडियोग्राफी कहलाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑटो रेडियोग्राफी। आरएनए अनुपस्थित होता है, मतलब हमारी जो कोशिका होती है उसमें आरएनए कहाँ पर नहीं पाया जाता? तो देखते हैं, गुणसूत्र में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है आरएनए, और राइबोसोम जो कि प्रोटीन फैक्ट्री होता है उसमें तो बहुतायत में पाया जाता है ना। तो बचा कौन? जीव द्रव्य कला, इसमें नहीं पाया जाता। तो आरएनए जो है जीव द्रव्य कला में नहीं पाया जाता। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? अभी हमने बताया था कि एडेनिन, है ना, एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। तो एक को प्यूरिन बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? पिरिमिडिन बोलते हैं। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच बंध पाया जाता है। तो देखेंगे कि प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच बंध पाया जाता है ना। तो इसमें देखिए, प्यूरिन कौन कौन है? एडेनिन और ग्वानिन है, ठीक है, प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन। तथा पिरिमिडिन कौन है? थाइमिन और साइटोसिन। तो जो एडेनिन होगा, जो ग्वानिन होगा और साइटोसिन होगा, इनके बीच में पाया जाता है 3 बंध। कितने बंध पाए जाते हैं? 3 बंध। और जो एडेनिन होगा और थाइमिन होगा, इनके बीच पाता दो बंध पाया जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या है? एडेनिन ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने बंध पाए जाते हैं? तो देखिए 3 बंध दिख रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3, है ना। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। यदि इसी प्रश्न को ये पूछता कि एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने बंध पाए जाते हैं, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 बंध पाए जाते हैं हमारा प्रश्न। लेकिन यहाँ पे क्या है? ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने बंध पाए जाते हैं? तो ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में 3 बंध पाए जाते हैं। एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ होता है या पदार्थ है, तो एक किसी भी कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। सबसे मीठा शर्करा होता है। जब भी हम फल खाते हैं तो हमें मिठास का आभास होता है, और फलों में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। तो सबसे मीठा शर्करा कौन होगा? फ्रक्टोज। आरएनए जो सबसे कम समय तक सक्रिय रहता है, वैसे तो देखेंगे आरएनए के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो जो एमआरएनए होता है वो सबसे कम समय तक सक्रिय होता है, और इसकी जो मात्रा होती है 3 to 5% तक के होता है। ये भी पूछा जाता है कि आरएनए में सब जो कम समय तक सक्रिय होता है उसकी प्रतिशत कितना होता है? तो प्रतिशत होता है 3 से 5% तक का प्रतिशत होता है। ग्लाइडिन जो कि एक प्रोटीन है, किसमें पाया जाता है? तो ग्लाइडिन, इसमें देखेंगे ऑप्शन में दिख रहा है शकरकंद, ये तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, आलू भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना। मटर वो प्रोटीन है, लेकिन ये वाला प्रोटीन उसमें नहीं पाया जाता। बचा कौन? गेहूँ। तो गेहूँ में ग्लाइडिन प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र अभिरंजित किए जा सकते हैं। अभिरंजित मतलब जब भी हम माइक्रोस्कोप में किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसको रंजक के द्वारा रंग देते हैं, ताकि वो आसानी से हमको विजिबल हो सके, देख सके और उसका अध्ययन आसानी से कर सके। तो गुणसूत्र जैसे क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उसको रंजित करने के लिए, रंग करने के लिए एसिटोकार्बन का उपयोग किया जाता है। कौन से तत्व भार में जीव पदार्थ का लगभग 96% बनाते हैं? तो याद रखिए, जितने भी जीव होते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर पाया जाता है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो देखिए इसमें कौन सा उत्तर दिख रहा है? तीसरा, सी ऑप्शन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो जितने भी जीव शरीर होते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर कार्बन पाया जाता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। समस्त जीवों के लिए जैव ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो जितने भी जीव होते हैं ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज,
जब भी हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो ग्लूकोज का सर्वप्रथम उपयोग करते हैं। ग्लाइकॉन्स किसे कहते हैं? तो ग्लाइकॉन्स, जितने भी ग्लाइकॉन्स होते हैं सब के सब पॉलीसेकेराइड होते हैं। याद रखिएगा, ग्लाइकॉन्स पॉलीसेकेराइड्स हैं। हमारे शरीर में शरीर की समस्त कोशिकाओं के उपयोग के लिए ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? मतलब जितने भी हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है उसको उपयोग करने के लिए जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय किया जाता है। मतलब ग्लूकोज जब अधिक हो जाता है तो उसको ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। और वो कहाँ संचय किया जाता है? यकृत में। हमेशा पूछा जाता है, बहुत सारे प्रश्नों में पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन का संचय कौन करता है? तो ग्लाइकोजन का संचय यकृत करता है, लीवर। ठीक है। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न लिपिड नहीं है? तो व्युत्पन्न लिपिड में आएगा सिफेलिन। सिफेलिन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड होता है जो कि मस्तिष्क तथा सोयाबीन में पाया जाता है, जिसका उपयोग होता है रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है। याद रखिए, पूछा जाता है सिफेलिन का काम क्या है, तो रुधिर का थक्का बनाने में। और कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है तथा सोयाबीन में बहुत मात्रा में पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल का व्युत्पन्न पदार्थ है। तो ट्रिप्टोफैन देखिए, इसमें देखिए ऑक्सीन, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन, ये तीनों की तीनों ही ट्रिप्टोफैन के व्युत्पन्न पदार्थ हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सभी। कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता? मतलब ऐसा एक तत्व जो प्रोटीन में नहीं पाया जाता लेकिन न्यूक्लिक अम्ल में होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस बेस का होता है, इसलिए फास्फोरस उसका उत्तर हो जाएगा। और न्यूक्लिक अम्ल होता क्या चीज़ है? आरएनए और डीएनए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड अणु बनता है। न्यूक्लियोटाइड अणु जो होता है, इसमें देखिए न्यूक्लियोटाइड पूछा गया है ना, साइड नहीं पूछा गया है। तो याद रखिएगा, साइड और टाइड दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती है। तो टाइड में जो होता है, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा प्लस फास्फेट तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था प्रयोग? तो एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कूने के द्वारा किया गया था। इसको पहले ही बता दी हूँ मैं। एंजाइम सम्मिश्र को कहते हैं। तो एंजाइम में दो प्रकार के सम्मिश्र होते हैं, या दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है एपो एंजाइम और दूसरा होता है को एंजाइम। तो प्रोटीन भाग को हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम तथा नॉन प्रोटीन भाग को बोला जाता है को एंजाइम, और दोनों को मिलाकर बोला जाता है होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम, है ना, होलो एंजाइम कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। एंजाइम सम्मिश्र को होलो एंजाइम कहा जाता है। प्रोटीन द्वारा निर्मित एंजाइम के भाग को कहते हैं। अभी हमने बताया कि प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? एपो एंजाइम। प्रोटीन भाग निर्मित होता है। और यदि नॉन प्रोटीन बोलता है तो को एंजाइम हो जाता। लगभग सभी एंजाइम होते हैं। तो जितने भी एंजाइम होते हैं सबके सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। निम्न में से कौन सा को एंजाइम है? को एंजाइम देखिए, इसमें दिख रहे हैं निकोटिनामाइड, राइबोफ्लोविन और पेंटोथेनिक अम्ल। ये चारों के चारों ही, मतलब ये तीनों सही है। इसका मतलब उसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। डी ऑप्शन उसका सही है। और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों विटामिन हैं। अगली बार हम जब वीडियो बनाएंगे तो विटामिन के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम सर्वप्रथम पृथक करके रवों के रूप में शुद्ध किया गया था? तो जी सुमनर नाम एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम एंजाइम को रवे के रूप में प्राप्त किया था, और वो एंजाइम था यूरिएज। और सुमनर ने ही बताया था कि जितने भी एंजाइम होते हैं वही प्रोटीन होते हैं। तो यूरिएज जो होता है रवे के रूप में सुमनर ने प्राप्त किया था, और उन्होंने ये बताया था कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। पृथ्वी पर कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जमने पर फैलता है? पृथ्वी पर जो जल होता है वो जमने पर फैलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यदि हम उसके अध्ययन करें तो जो जल होता है वो H सिंगल वन O H, उसका डैश 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 H, ये जो डैश डैश जो दिख रहे हैं ना, वो हाइड्रोजन बंध कहलाता है। और इसी हाइड्रोजन बंध के कारण जमने के बाद वो फैल जाता है, और इसी हाइड्रोजन बंध के कारण उसमें बहुत सारे विशेष गुण आते हैं जिसको अगले और कुछ वीडियो में आपको बताया जाएगा। पेंटोस शर्करा जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, पेंटोस शर्करा जो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है ना। न्यूक्लिक अम्ल अभी हम लोग बताएं क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल? आरएनए एंड डीएनए बोथ आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स।
तो ये जो आरएनए और डीएनए होता है इसमें राइबोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोज। राइबोज शुगर से बना होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए को बोला जाता है और राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए को बोला जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? राइबोज। तो पेंटोज शर्करा कौन सा हो जाएगा? राइबोज, जो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। समस्त कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमयक का कार्य करने वाला उच्च ऊर्जा वाहक न्यूक्लियोटाइड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा ATP, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ट्राईफास्फेट मतलब 3 फास्फेट मिलके बनता है वो एडिनोसिन से। अगला देखते हैं, वाटसन तथा क्रिक द्वारा 1953 में दिया गया डीएनए किस प्रकार का डीएनए था? तो वो था बीडीएनए। ठीक है, कौन सा था वो? बीडीएनए। और वाटसन और क्रिक के द्वारा कब दिया गया था? 1953। कभी कभी ये भी पूछता है कि वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का जो द्विहेलिक्स या डबल हेलिक्स का जो संरचना दिया गया था वो कब दिया गया था? तो 1953 में दिया गया था और वो कौन सा था? बीडीएनए था वो। इस प्रकार से ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो हम बनाएंगे पादपों का जंतु का आर्थिक महत्व तथा विटामिन से संबंधित वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।